सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड में 1 मई से होने वाला वैक्सीनेशन अब फ्री होगा। सरकार टीकाकरण का सारा खर्चा उठाएगी। और ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, किस तरीके से 1 मई से पूरा कार्यक्रम चलेगा और राहत भरी बात कि अब फ्री में टीकाकरण होगा उत्तराखंड में? जी प्राची, देखिए ये तो पूरी स्ट्रेटेजी स्वास्थ्य विभाग ने बना ली है और आज मुख्यमंत्री की इस घोषणा के साथ कि सभी का टीकाकरण मुफ्त में होगा, जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का व्यय भारत सरकार के खजाने पर आने वाला है। तो ये एक बड़ी घोषणा है और लोगों को राहत देने वाली घोषणा है। तो माना ये जा रहा है कि इसकी अलग से एक स्ट्रेटेजी बनाकर जिसके सेंटर ऐसे गवर्नमेंट अपने हिसाब से इनके सेंटर स्थापित करेगी जहां लोगों को परेशानी ना हो और कोविड-19 के नियमों का फॉलो भी किया जाना जरूरी है। तो इसीलिए आज केंद्र सरकार के फैसले के बाद ये हेल्थ सेक्टर की एक बहुत बड़ी घोषणा है, जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का सरकारी खजाने पर भार आना है। लेकिन सरकार ने जनहित में यह फैसला लेते हुए सभी को फ्री में टीका लगाने का निर्णय लिया है। जी प्राची। बिल्कुल अजीत, और इसकी क्या कुछ रूपरेखा होगी? क्या ये साफ हो पाया है? कैसे कैसे किस किस कैटेगरी में युवाओं को बांटा जाएगा और कैसे कैसे किस किस चरण में वैक्सीनेशन होगा? क्या ये साफ हो पाया है? प्राची, देखिए ये तो चूंकि पहले ही सब चीजें क्लियर हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है और उसमें भी ये मैं आपको बता दूं जो 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं और तो उन सभी को उनका सभी का टीकाकरण होना है। तो इसमें अलग से कैटेगराइज कुछ नहीं है, क्योंकि पहले से ही बहुत सारी कैटेगरी है। उसमें जो सीनियर सिटीजन है वो अलग हैं और जो 45 पार वाले हैं, डायबिटिक मरीज हैं या हाइपरटेंशन वाले मरीज हैं, उनके लिए अलग कैटेगरी है। तो अब ये 18 से ऊपर वालों को मतलब यानी अब कोई कैटेगरी नहीं रही है। 18 वर्ष जो भी पूरा कर चुके हैं, चाहे वो प्रौढ़ हो चाहे वो जवान हो, तो सभी का टीकाकरण होगा। जी प्राची, शुक्रिया आपका अजीत तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए 18 साल से ऊपर वाले सभी लोगों का टीकाकरण होगा। ये फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया और उसके बाद अब राज्य सरकारों ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। 1 मई से वैक्सीनेशन होगा और अब उत्तराखंड में भी सरकार इसका पूरा खर्चा उठाएगी। बड़ी खबर यह है कि यूपी में कोरोना संक्रमण के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। बीते 24 घंटे में यूपी में 37,238 नए केस सामने आए हैं। लखनऊ की अगर बात करें तो यहां 5,682 कोरोना के केस मिले हैं। बीते 24 घंटे में 199 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया है। तो ये जो बढ़ता हुआ संक्रमण है ये चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि लाख कोशिशों के बावजूद भी मामले थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। रिकवरी है 22,566 लोगों की। 24 घंटे में 2,25,000 लोगों का टेस्ट हुआ है। 2,18,000 लोग जो हैं वो होम आइसोलेशन में हैं और अब तक 1,14,00,000 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। ये केंद्र सरकार के संज्ञान में 2 चीज़ें हैं, जिसमें ऑक्सीजन की कमी और रेमडेसिविर दवाई की कमी। ये पिछले 3-4 दिन से मंथन चल रहा है प्रधानमंत्री के स्तर पर और इसमें ऑक्सीजन के आवंटन हर राज्य को कर भी दिया गया है। रेमडेसिविर का भी अलॉटमेंट उन्होंने आवंटन कर दिया हर राज्य को उनकी आबादी के हिसाब से। दोनों चीज़ें का पूरा ख्याल रखते हुए प्रधानमंत्री ने आज के वीसी में इस बात को भी कहा कि सभी राज्यों से उनका अनुरोध है कि जहाँ से भी आवंटन जिस राज्य को मिला है वो उसी जगह से वो अपना आवंटन का पूरा कोटा ले और बीच में कोई राज्य इसमें टोका-टोकी न करें, इसको रोके न, ताकि वो अपने सही जगह पर पहुंच जाए और उसका तत्काल उसका फ़ायदा भी हो जाए। तो इसको लेके उत्तर प्रदेश में जितना भी आवंटन हुआ है वो आवंटन आपने देखा भी होगा कि बोकारो से बाय ट्रेन, कहीं हम लोग टैंकर ला रहे हैं, बाय रोड भी ला रहे हैं। कई जगह तो अब एयरफोर्स के बड़े बड़े प्लेन को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें टैंकर को रख के उस जगह पहुंचा के फिर वहां से रोड पर लाना। तो केंद्र सरकार पूरा देश मिलके एक साथ प्रयास में है कि जो भी कमियां हैं उस कमी को हर राज्य में पूरी तरह से करें और इसलिए ऑक्सीजन का मुझे लगता है आज शाम तक हम लोग का लगभग पूरा हो जाना चाहिए। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि लखनऊ में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। यूपी में ऑक्सीजन सरप्लस है, ये सुरेश खन्ना ने कहा है। 750 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का कोटा भारत सरकार ने आवंटित कर दिया है। सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों को फंड्स रिलीज किए जा चुके हैं। तो एक अलग दावा यहां पर करते हुए नजर आए हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, जो ये कह रहे हैं कि राज्य में
ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की भी मौत नहीं हुई है। हालांकि ये दावा लगातार सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि हालात कंट्रोल में हैं और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त हैं उत्तर प्रदेश में और खासकर राजधानी लखनऊ में। लेकिन समय समय पर जो तस्वीरें सामने आती हैं, अस्पतालों में जो बदहाली देखने को मिलती है, उसके बाद इन दावों पर सवाल खड़े होते हैं। बहरहाल अभी जो दावा किया गया है वो ये किया गया है कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की मौत नहीं हुई है। उसके लिए टैंकर भेज दिए गए हैं और टैंकर की सप्लाई आते ही जो ऑक्सीजन की मांग है वो भी पूरी हो जाएगी और इस समय भी कोई किल्लत नहीं है। मैंने कहा ना कि परसों थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर थी, क्योंकि हमारी जो अभी तक ऑक्सीजन जिन जिन प्लांटों से हम लेते थे उन प्लांटों को डाइवर्ट किया गया। इसी वजह से थोड़ी सी दिक्कत परसों हुई थी। अब कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन की सप्लाई, जितनी सप्लाई हमारे पास है, मांग उससे कम है। साथ ही साथ हमको भारत सरकार के अलावा भी कई स्थानों से ऑक्सीजन मिल रही है, इसलिए किसी प्रकार की कोई किल्लत, कोई दिक्कत नहीं। और बाराबंकी के सफेदाबाद स्थित सारंग ऑक्सीजन गैस प्लांट में लिक्विड गैस खत्म होने से सारंग प्लांट में ऑक्सीजन गैस का उत्पादन बंद हो गया। कोविड अस्पताल कर्मी घंटों से ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भटक रहे हैं। ऑक्सीजन गैस की किल्लत से बाराबंकी जिले में हाहाकार मचा हुआ है। जिला प्रशासन ऑक्सीजन गैस के पर्याप्त मात्रा में होने का दावा कर रहा है। प्रशासन के दावे अब यहां पर हवा हवाई हो गए हैं। लखनऊ सहित आसपास के जिलों में सप्लाई नहीं हो पा रही है। ऑक्सीजन गैस की सप्लाई ना हो पाने से कोरोना संक्रमित कोविड अस्पतालों में भर्ती मरीजों की जान अब जोखिम में पड़ गई है। एक तरफ देखिए दावा है कि लगातार कहीं ना कहीं सप्लाई की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीरें हैं वो कुछ और ही हकीकत बयां कर रही हैं। गैस सिलेंडर लेने आया हूँ। मरीज हमारे यहाँ कोविड-19 का हॉस्पिटल है हमारा। मैं यहाँ गैस लेने आया हूँ। अभी पता चला है कि यहाँ पे लिक्विड नहीं है। प्लांट तो यहाँ बंद हो गया है। हमारे यहाँ जनता पेशेंट के अटेंडेंस पर ट्राई कर रहे हैं। अभी मान लीजिए गैस खत्म हो जाएगी तो क्या होगा। कितनी आवश्यकता है आपको? हम लोगों को आवश्यकता तो 100 से ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ पेशेंट काफ़ी है। लेकिन हम थोड़ा बहुत काम हमारे यहाँ प्लांट से चला लेते हैं। हमारे पास प्लांट है। ये कहाँ से आए? कहीं नहीं मिल रहा। जहाँ जाओ वहीं ये बताते हैं, ना साई में मिल रहा, ना मुरारी में मिल रहा। कहीं नहीं मिल रहा तो क्या करें। और आगरा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, जिस पर जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। जिलाधिकारी अब हॉस्पिटल की लिस्ट बना रहे हैं और ऑडिट किया जा रहा है कि किस हॉस्पिटल को कितने मरीज हैं और कितनी ऑक्सीजन की उसे आवश्यकता है, जिसके बाद हॉस्पिटल को ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। आगरा में ऑक्सीजन के नए प्लांट भी शुरू होने वाले हैं, जिसके बाद ऑक्सीजन की किल्लत से शायद राहत मिल जाए। और बरेली में एक तरफ कोरोना अपना कहर बरपा रहा है, तो दूसरी तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल की लापरवाही भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। बरेली के एपेक्स हॉस्पिटल ने तो लापरवाही की सभी हदों को पार कर दिया है। हॉस्पिटल ने 2 परिजनों को अलग अलग बॉडी दे दी। दरअसल कटरा चांद खान के महेश कुमार गुप्ता की कोविड रिपोर्ट आने के बाद उनको एपेक्स हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां महेश कुमार ने देर रात दम तोड़ दिया। परिजनों को हॉस्पिटल का सभी बिल पे करने के बाद बॉडी दी गई। साथ ही ये शर्त रखी गई कि कोई इसको खोल के नहीं देखेगा। लेकिन बॉडी हल्की होने पर परिजनों ने खोल के देखा तो बॉडी महेश की नहीं बल्कि किसी वृद्ध व्यक्ति की थी। परिजनों ने जमकर हंगामा किया। पहले तो हॉस्पिटल मानने को राजी नहीं था कि डेड बॉडी बदल गई। हॉस्पिटल की लापरवाही यही खत्म नहीं हुई। दूसरा कोविड का मरीज राकेश की भी मौत एपेक्स हॉस्पिटल में हुई। बिल पे करने से पहले उनको बॉडी छूने भी नहीं दी गई। उनको भी सील बॉडी को खोलने की अनुमति नहीं थी। लेकिन शमशान भूमि में चिता पर रखते वक्त उसके चेहरे को खोलकर देखा तो डेड बॉडी राकेश की नहीं थी। उनके परिजन हॉस्पिटल में पहुंचे तो हॉस्पिटल में जमकर हंगामा। तो साहब इन्हें कहा अभी 2 घंटे लग जाएंगे आपको। 2 घंटे 10 बजा दिए इन लोगों ने। आप वो पेशेंट
बॉडी निकाल के लेके आए, पूरा बिल पे करा लिया और बॉडी दी। उसके बाद अपना पेशेंट निकाल के लाए किसी का, कह रहे ये आपकी बॉडी, 1.25 कुंटल का आदमी 40 किलो का कैसे रह जाएगा रात भर में। दूसरे की बॉडी दे दी, दूसरे की बॉडी दे दी। उसके परिजन हम आए, वो किसी और की बॉडी ले गए। वो तो वहाँ ने रैपर खोल लिया, पता नहीं क्या उनने देखा, बोले ये बॉडी हमारी नहीं है। उसके बाद वो फिर यहाँ आए, बोलने का हमारी बॉडी, उन्हें यही भी नहीं पता। आपने खोल के देखा तब पता चला आपकी बॉडी नहीं है? हाँ, हमने कहा हमारा नहीं, बोलो खोल नहीं रहा, हम नहीं खोलेंगे। हम लोगों ने कहा हम नहीं खोलेंगे, कोई खोलने का मामला आप खोलिए। कोई भी हॉस्पिटल का आदमी खोलने नहीं आया। पेशेंट की डेड बॉडी आई तो उन्होंने बहुत मुश्किल से तो इतना खोल के दिखाया, तो यहाँ से पता नहीं चला, एकदम रोने लगे। तो वो सीधे वहाँ ले गए शमशान। वहाँ जाके जब खोल के देखा कुछ हुआ नहीं था, बस उसे व्हीकल देखा तो पता चली किसी और की बॉडी। वहाँ से हम सीधे यहाँ आए, ये हमारी बॉडी यहाँ रखी है और इन लोगों की बॉडी वो पहुँच गई। अब वो जो एम्बुलेंस वाला जब पहुँचा वहाँ तो वो बिना बॉडी उन्हें लिए ऐसे ही भाग गया, बॉडी वहीं रखी है। तो शमशान भूमि में ले जाके आपको पता चला कि दूसरे की डेड बॉडी दे दी है? जी जी। आपने डेड बॉडी खोल के देखी, कुछ ऐसा तो नहीं है कहीं? और हमने पूरी नहीं खोली, हमने बस इतना खोल के देखा। देखिए उसकी जांच होगी कि क्या हुआ, लेकिन कई बार क्या है कि जैसे उसमें जो हमारा डेड बॉडी रैप है, जो बैग है, कहीं ना कहीं उसमें जो वार्ड बॉय या जिंदों में मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये मानव भूल हो सकती है। तो लेकिन जांच करने के बाद में बता पाएंगे क्या होता है। उधर मेरठ मेडिकल कॉलेज में मरीजों की लाचारी का वीडियो वायरल हो रहा है। ऑक्सीजन की कमी से मरीज बेहाल हो गए हैं। ऑक्सीजन के लिए डॉक्टर्स के पैर पकड़ते दिखाई दे रहे हैं तीमारदार। ऑक्सीजन सिलेंडर की गाड़ी आते ही लूट मच गई। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला है। हम 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ वो बेबसी है तीमारदारों की कि वो डॉक्टर्स के पैरों तक में गिर जा रहे हैं और सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि जैसे तैसे ऑक्सीजन लगाकर हमारे मरीज की जान बचा लें। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे ही ऑक्सीजन की गाड़ी वहां पर पहुंची वैसे ही लूट मच गई ऑक्सीजन की। देखिए जिसके हाथ में सिलेंडर पड़ रहा है वो उसे लेकर यहां से आपाधापी में निकल रहा है, क्योंकि सभी की ये कोशिश है कि अपने परिजनों की जान बचा ली जाए। ये मामला है कि हमारे पास ऑक्सीजन भरपूर है, खाली सिलेंडर हो जाते हैं उनको फिर से भरे सिलेंडर इमरजेंसी पहुंचा दिए जाते हैं। तो लोगों में भ्रांति फैल गई कि हमारे ऑक्सीजन का सिलेंडर कहीं जल्दी खाली ना हो जाए, तो उसको वहीं से जैसे गाड़ी आई तो उन्होंने अपने पास रखना शुरू कर दिए। और देखिए इन सब खबरों के बीच एक अच्छी खबर भी आई। ऑक्सीजन टैंकर के साथ दूसरी ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन आज बोकारो से लखनऊ के लिए रवाना हुई है। तो एक तरफ जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अच्छी खबर यह है कि बोकारो से ये जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस है ये अब दौड़ पड़ी है और ये लखनऊ पहुंच जाएगी, जिसके बाद ये समझा जा सकता है कि जो ऑक्सीजन की किल्लत कहीं कहीं पर हो रही है वो किल्लत नहीं होगी। उस किल्लत से लोगों को निजात मिलेगी और ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध हो पाएगी उन मरीजों के लिए जिन्हें सांस लेने में तकलीफ है, उन लोगों के लिए जिनका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, उनको जल्द ही अब ऑक्सीजन मिलेगी। ये जरूर समझा जा सकता है, क्योंकि आप तस्वीर देख रहे हैं ये वही ट्रेन है जो बोकारो से रवाना हुई है लखनऊ के लिए और ऑक्सीजन लेकर ये ट्रेन रवाना हुई है। यानी ऑक्सीजन की जो किल्लत है वो अब खत्म हो जाएगी, ऐसा जरूर समझा जा सकता है। और कोरोना संकट के बीच गाजियाबाद के इंदिरापुरम गुरुद्वारे ने अनोखी पहल शुरू की। इस गुरुद्वारे ने ऑक्सीजन लंगर सेवा की शुरुआत की। इस पहल के तहत संस्था बड़ी संख्या में लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध करा रही है। जिन लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो खुद अपनी गाड़ी में मरीज को वहीं लेकर पहुंच रहे हैं और उन्हें ऑक्सीजन लगवाई जा रही है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं लोगों को ऑक्सीजन उनकी गाड़ी में ही दी जाएगी, रिफिल भी नहीं की जाएगी, ना ही घर के लिए दी जाएगी। अभी तक 100 से 150 लोगों की ये जान बचा चुके हैं। गुरुद्वारा कमेटी ने अपना हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। आज हमने जो कोविड को देखते हुए जो आज कोविड का कहर टूटा है पूरे ही देश में, उसमें ऑक्सीजन की सबसे बड़ी जो समस्या है उसको दूर करने की कोशिश की गई है, जिसमें अब लोगों को हमने मोबाइल ऑक्सीजन गाड़ियों में आइए, हम आपको ऑक्सीजन का मास्क अवेलेबल कराएंगे और आपके जो पेशेंट की जान बचाने की कोशिश करेंगे। आप गुरुद्वारा इंदिरापुरम में आ सकते हैं। यहाँ पे हमारी पूरी फैसिलिटी कल रात से 12:30 बजे से चल रही है। तकरीबन 125 से 150 आदमियों को ऑक्सीजन दे के बचा चुके हैं और आगे भी हमारी ये पूरे जो हमने उपराला किया है वो चल रहा है।
कहूँ कि जो इंदिरापुरम में जो सिंह साहब इतना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि इस हिसाब से कोई आदमी नहीं करता। आज की डेट में ये कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोग। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो गुरुद्वारा साहिब में जो भी ये दे रहे हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ कि इतना कोई आदमी नहीं कर सकता। तो देखिए, एक तरफ कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ माननीय खुद ही ये भूल गए कि उन्हें कोविड गाइडलाइंस का पालन करना है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के पंचायती राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह के बेटे की शादी की तस्वीरें हैं, जहां कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई। शादी समारोह में किसी ने भी मास्क नहीं लगाया। मुरादाबाद में शादी हुई जिसमें 100 लोग आमंत्रित थे। कोविड गाइडलाइन को लेकिन यहां पर सभी लोग भूल बैठे। ना तो 2 गज की दूरी दिखी और ना ही किसी के चेहरे पर मास्क दिखा। एबीपी गंगा के पास शादी समारोह की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जिसे हम लगातार अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और ये सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो तमाम नियम हैं, ये सिर्फ आम लोगों के लिए क्यों हैं? माननीय क्यों खुद नियम भूल बैठे, वो भी तब जब उत्तर प्रदेश में संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है। खबर मथुरा से, जहां शमशान घाट पर संवेदनहीनता की तस्वीरें नजर आईं। शवों के अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पर भी सौदेबाजी हो रही है। कोविड पॉजिटिव शव के अंतिम संस्कार के लिए 15 से 20 हजार रुपए वसूले जा रहे हैं। पैसों की कमी के चलते घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। अंतिम संस्कार कराने के लिए परिजन परेशान हो रहे हैं। मथुरा के ध्रुव घाट शमशान घाट का ये पूरा मामला है। तो देखिए, कहीं पर दवा की कालाबाजारी हो रही है, तो कहीं ऑक्सीजन को पाने की जद्दोजहद है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद जब सांसें थम जा रही हैं, तो अंतिम संस्कार के लिए भी इंतजार करना पड़ रहा है और अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे वसूले जा रहे हैं। हम इस समय मथुरा के ध्रुव घाट शमशान घाट पर हैं और यहाँ पर हम जब यहाँ पहुँचे तो हमारे सामने ये जो बात आई निकलकर, वो ये निकल कर आई कि यहाँ पर जो अंतिम संस्कार करने के लिए कोरोना पेशेंटों को लाया जा रहा है, उनसे अनाप शनाप पैसे मांगे जा रहे हैं। किसी से 15,000 रुपये, किसी से 12,000 रुपये एक बॉडी के अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। और हमारे साथ कुछ वो परिजन हैं जिन्होंने अपने परिजनों का अंतिम संस्कार कर दिया है या वो यहाँ पर करने के लिए खड़े हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जान सिंह। जान सिंह जी, बताइए, आपने ये जो भतीजो आपने अपने भतीजे का अंतिम संस्कार यहाँ पर किया, तो आपसे कितने पैसे यहाँ पर मांगे? 16,000 रुपये। 16,000 रुपये मांगे। एक जी 5 दे दिए और 4 और मांगे जा रहे हैं। ये थे जान सिंह जी, इन्होंने अपने भतीजे का अंतिम संस्कार अभी यहाँ पर किया है और इनसे 16,000 रुपये एक बॉडी के अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर मांगे गए। 5,000 रुपये इन्होंने दिए हैं और 11,000 रुपये की अभी डिमांड इनसे की जा रही है। हमारे साथ और भी हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रमेश चंद्र। रमेश चंद जी, बताइए, आप यहाँ पर ध्रुव घाट शमशान घाट पर हैं, किसकी यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए यहाँ है? अंतिम संस्कार के लिए मेरी बहनों ही है, उनके अंतिम संस्कार के लिए आए हुए और यहाँ 18,000 रुपये मांगे थे हमसे, मतलब एक चिता बनाने के लिए, जिसमें कि मतलब 5,000 रुपये में मुश्किल हमने मतलब उनको तय किया है। ये आपने देखा कि ये यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए, अपने रिश्तेदार के अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर पहुँचे और उनसे 5,000 रुपये में इनका यहाँ पर बात बन गई और इन्होंने 5,000 रुपये दिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी है। पिंकी, बताइए, आप यहाँ ध्रुव घाट शमशान घाट में किसकी यहाँ पर बॉडी को लेकर यहाँ पहुँचे? मम्मी की बॉडी को लेकर आई हूँ। यहाँ पर आप बॉडी को लेकर जब पहुँची, आपको अंतिम संस्कार करना है, आपके यहाँ पर कितने पैसे की डिमांड की गई? एक तो 1,200 रुपये मांगे हवन सावनगिरी के लिए और 27 रुपये की लकड़ी बता रहे हैं, ऊपर का खर्चा अलग बताया 16 से 20,000 तक का। ये थी हमारे साथ पिंकी, जो अपनी माताजी के शव को यहाँ पर लेकर शमशान घाट पर पहुँची हैं। इनसे भी इस तरह की पैसों की मांग की जा रही है, लेकिन मथुरा का शासन प्रशासन यहाँ पर इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अनिल सारस्वत, एबीपी गंगा, मथुरा।